हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12 जो कि है बायोलॉजी के हम संपूर्ण किताब से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सबको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को इन तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे रिपीटेड हैं, तो इनको तैयार कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी का 3 मार्च को पेपर है, तो 3 मार्च से पहले इन सभी क्वेश्चनों को आप सभी तैयार कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका अंतर से आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर है। देखिए दिया है भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर लिखिए। अंतर कीजिए या अंतर लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ लिखेंगे भ्रूण कोश, एक तरफ लिखेंगे भ्रूण पोष। तो भ्रूण कोश में लिखेंगे पहला, यह अगुणित होता है। क्या? यानी कि अगुणित होता है। और ये आपका जो भ्रूण कोश है, इसमें पहला लिखेंगे यह त्रिगुणित हो, यानी कि 3n होता है, 3 गुना होता है, यानी 3 गुणित होता है। और उसमें जो है भ्रूण कोश है, इसमें दूसरा लिखेंगे यह भ्रूण के विकास में सहायक है। कौन? जो भ्रूण कोश है, ये जो है भ्रूण के विकास में सहायक है। भ्रूण पोष में लिखेंगे दूसरा, यह भ्रूण के पोषण में सहायक। क्या? पोषण में सहायक है। भ्रूण कोश में लिखेंगे तीसरा, इसमें भोजन संचित नहीं होता। किसमें? जो भ्रूण कोश है, इसमें भोजन संचित नहीं होता है। भ्रूण पोष में तीसरा लिखेंगे, इसमें भोजन संचित होता है। किसमें? जो भ्रूण पोष है, इसमें भोजन संचित होता है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट्स कर लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दिया है पर परागण किसे कहते हैं, इसके लाभ और हानि को बताइए। इसके देखिए लाभ और हानि को बताना है, और पर परागण किसे कहते हैं। देखिए पर परागण होता क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, जब एक पुष्प के परागकण लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न उसी जात के अन्य पादप के वतिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों से पहुँचते हैं, पर परागण कहते हैं उन्हें। क्या? जब एक पुष्प के परागकण जो है लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न उसी जात के, यानी उसी जात के अन्य पादप में दूसरे पादप के वतिकाग्र पर भिन्न माध्यम, यानी कि अलग अलग माध्यमों से वह पहुँचते हैं, उन्हीं को हम परागण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लाभ क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। इसके लाभ हैं, परागण जो है, जैसे पहला लाभ है पर परागण जो है में जो है जातियाँ उत्पन्न, नई जातियाँ उत्पन्न होती है। इसमें जो पर परागण है, इसमें नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं। ये पहला जो लाभ है। दूसरा लाभ लिखेंगे, पर परागण के फलस्वरूप बने बीज संख्या में अधिक और स्वस्थ होते हैं। क्या? बीज अधिक होते हैं, अधिक संख्या में अधिक बनते हैं, और जो है अधिक बनते हैं और स्वस्थ होते हैं। क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं। तो ये आपका 2 लाभ लिख लीजिए, उसके बाद 2 हानि लिख लीजिए। तो हानि में पहला लिखिए, हानि में पहला, इसे क्या हानि होते हैं, परागकण अधिक संख्या में बनते हैं और व्यर्थ होते हैं, यानी कि वह खराब होते हैं, यानी कि अधिक संख्या में बनते हैं और खराब होते हैं। दूसरा लिखेंगे यहाँ इसमें हानि, दूसरा लिखेंगे पर परागण के फलस्वरूप प्रजाति के पैतृक गुणों में भिन्नता आ जाती है, यानी कि भिन्न भिन्न आ जाती, भिन्नता आ जाती है। तो ये हानि में लिख दीजिएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, दूसरा नंबर। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका है। तीसरा नंबर, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चयन क्यों किया था। क्या? जो मेंडल थे वैज्ञानिक, उन्होंने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया था। ये जो है इसका उत्तर लिखना है। किस तरह लिखेंगे आप सभी को बताते हैं। देखिए लिखिएगा, मेंडल द्वारा चयन किए मटर के पौधे में निम्न लाभ हैं। क्या? उससे निम्न लाभ हुए थे, इसलिए उन्होंने जो है मटर के पौधे का प्रयोग किया था। तो कौन कौन से लाभ हुए थे? पहला लाभ हुआ था, मटर का पादप जो है वार्षिक पादप है, अतः इसका जीवन चक्र छोटा होता है। जीवन चक्र होता है छोटा होता है, ये पहला लाभ है इसमें। दूसरा है, मटर के पादप में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। क्या? जो मटर के पादप उसमें द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, अर्थात नर व मादा जननांग एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं। क्या? ये द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, इसमें नर और मादा जननांग एक ही पुष्प पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये दूसरा लाभ था। तीसरा लाभ है, मटर के पादपों में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। क्या? जो मटर के पादप है उसमें अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। तो चौथा लिखेंगे, चौथा जो लाभ है, इसमें स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। क्या? इसमें जो स्वपरागण है उसकी क्रिया पाई जाती है, किसमें? मेंडल के प्रयोग में। तो ये आपका 4 महत्वपूर्ण इसके लाभ हैं। इसमें जो मंडल ने इसके प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया। तो ये 4 लाभ लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिया है क्वेश्चन आपका, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए और आरएनए में अंतर। तो एक तरफ लिखेंगे डीएनए और एक तरफ लिखेंगे
अरण्य। डीएनए में लिखेंगे पहला, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। क्या जो डीएनए है यह मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए में लिखेंगे यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। क्या जो आरएनए है यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए में लिखेंगे दूसरा, इसमें जो आपका 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जैसे कुंडलाकार अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखलाएं होती हैं ये कुंडलाकार अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन आरएनए में क्या है, यह सामान्यतः एक सूत्रीय होता है। जो आपका आरएनए है यह सामान्यतः क्या एक सूत्रीय होता है। डीएनए में तीसरा लिखेंगे, इसमें पेंटोस शर्करा डिऑक्सीराइबोस प्रकार की होती है। किसमें? जो डीएनए इसमें पेंटोस शर्करा जो है डिऑक्सीराइबोस प्रकार की होती है। लेकिन आरएनए में क्या है, इसमें जो आपका पेंटोस शर्करा होता है राइबोस प्रकार की होती है। क्या? राइबोस प्रकार की। चौथा लिखेंगे, इसमें अंतर जो है, इसमें थामिन क्षारक पाया जाता है। किसमें? आरएनए में। और यूरेसिल अनुपस्थित नहीं पाया जाता है। आरएनए में जो है इसमें थामिन क्षारक नहीं पाया जाता है, यानी अनुपस्थित रहता है। और यूरेसिल क्या होता है? पाया जाता है। तो ये आपका डीएनए और आरएनए में अंतर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 5वें क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, आवर्त चक्र क्या है? क्या जो आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं? क्या कौन सा हार्मोन है जो नियमन करता है? तो उत्तर लिखेंगे, मादाओं में अंडाणु 28 दिन के चक्र में होता है। क्या जो मादाओं में अंडाणु होता है 28 दिनों के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र या मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है, जो आपका आवर्त चक्र है, तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में यह खत्म हो जाता है। क्या? 45 से 55 वर्ष की आयु तक ये खत्म हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? आवर्त चक्र कहते हैं। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है। क्या? जो ये चक्र है अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है, तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। आवर्त चक्र का नियमन करने वाले हार्मोन क्या कहते हैं? जो आपका आवर्त चक्र है उसका नियमन करने वाले जो आपके हार्मोन होते हैं, यानी कि एलएचएच और एफएसएच, इसी हार्मोन हैं, ये हार्मोन होते हैं। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये आपको जो है 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं 6ठा क्वेश्चन को। 6ठवां क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, परागण और निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतर है ये। तो इसमें आपका एक तरफ लिखेंगे परागण, एक तरफ लिखेंगे निषेचन। परागण में पहला लिखेंगे, पराग कणों के पराग कोश से वतिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। जो पराग कण होते हैं उनको जो पराग कोश से अतिकाग्र तक जो पहुंचने की क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। निषेचन में लिखेंगे, पहला लिखेंगे, अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। क्या संलयन क्या कहता है? निषेचन कहलाता है। परागण में दूसरा लिखेंगे, ये 2 प्रकार का होता है। जो परागण है 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण हो गया और परपरागण हो गया, ये 2 प्रकार होते हैं परागण के। निषेचन में क्या है, यह भी 2 प्रकार का होता है, एक आपका एकल निषेचन और एक द्विनिषेचन होता है। तो ये आपका निषेचन में लिखेंगे इसी तरह। उसके बाद परागण में हम लिखेंगे तीसरा, यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है। किसकी? जो परागण की क्रिया होती है वह बीजांड के बाहर होती है। निषेचन में क्या होता है, इसकी क्रिया बीजांड के अंदर होती है। जो निषेचन है बीजांड के अंदर होती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6ठा। उसके बाद हम चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, BBIMP, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आपका दिया गया क्वेश्चन है, मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? क्या जो मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण है कैसे होता है? तो आपको देखिए मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है बताएंगे हम। देखिए उत्तर में लिखेंगे किस प्रकार, इसे उत्तर लिखिएगा, मधुमक्खियों में 3 प्रकार की मधुमक्खी होती है। जो मधुमक्खी होती हैं वह 3 प्रकार की होती है। जैसे आपका एक पहला दिया है रानी मधुमक्खी, एक रानी मधुमक्खी है, दूसरा आपका श्रमिक मधुमक्खी है, तीसरा आपका नर या फिर ड्रोन मधुमक्खी। ये आपके 3 मधुमक्खियों का नाम है, जो कि 3 मधुमक्खी होते हैं, 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। तो देखिए पहला हम देखेंगे रानी मधुमक्खी। तो रानी मधुमक्खी का विकास निषेचित अंडे से होता है। क्या? निषेचित अंडे से होता है। जो रानी मधुमक्खी होती है उसका विकास कहाँ पर होता है? निषेचित अंडे से होता है। उसके बाद श्रमिक जो है, श्रमिक मधुमक्खी, इनका विकास भी निषेचित अंडे से ही होता है। यानी कि रानी और श्रमिक मधुमक्खी का विकास क्या? निषेचित अंडे से ही होता है।
जबकि नर मधुमक्खी का विकास, क्या जो नर मधुमक्खी होती हैं उसका विकास अनिषेचित अंडे से होता है। क्या? अनिषेचित अंडे से होता है। तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसके बाद देखिए आगे, रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का कार्य सिर्फ है संतान उत्पन्न करना होता है। जो रानी मधुमक्खी होती है और नर मधुमक्खी, यानी कि पहला और दूसरा तीसरा, ये यानी कि जो आपका रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी है, इनका कार्य क्या होता है? सिर्फ संतान को उत्पन्न करना होता है। जबकि जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, क्या श्रमिक यानी श्रम करती हैं, उनको क्या श्रमिक मधुमक्खी, उनका कार्य होता है फूलों से जो मधुरस होते हैं, मधुर रस होते हैं, उनको इकट्ठा करना होता है। ये जो आपका श्रमिक मधुमक्खी है, इसमें लैंगिक अंग जो होते हैं अविकसित होते हैं। क्या? अविकसित यानी विकसित नहीं करते हैं, अविकसित होते हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये टोटल आपके मैंने 7 क्वेश्चन बताए जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटेड हैं। इनको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे जितने भी क्वेश्चन हैं। अगले वीडियो आपको हम 3 नंबर वाले प्रश्नों को बताएंगे, तो इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसका PDF शायद कमेंट कीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह वीडियो के साथ। धन्यवाद।